फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कोशी-रीमान समीकरण का कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप दोनों पढ़े थे। देखिएगा, हमने कार्तीय रूप में क्या पढ़ा था? डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर में डेल वी ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। ये इसकी कौन सी कंडीशन आई थी? अगर आपको कोई फलन आपका अगर क्या है, एनालिटिक है, कोई फंक्शन आपका क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तो उस केस में आपका हमने क्या बताई थी? उसकी नेसेसरी कंडीशन यानी आवश्यक प्रतिबंध हमने क्या बोला था? कोई फंक्शन अगर आपका एनालिटिक है, एनालिटिक होने की कंडीशन में आपकी उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों? डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। तो यहां से देखिए बच्चों, फंक्शन अगर एनालिटिक है, फंक्शन आपका क्या है, अगर एनालिटिक है तो एनालिटिक होने के लिए उसकी आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा? ये होगा। यानी हम क्या कहेंगे, अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है तो एनालिटिक होने के लिए उसकी यह आवश्यक प्रतिबंध होगी। यानी अगर आपका कोई फलन विश्लेषिक है तो विश्लेषिक होगा तो उसकी यह कंडीशन आपकी क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। अगर हम कहें, ये हमने उसकी क्या पढ़ी थी? आपकी आवश्यक प्रतिबंध। अभी तक हमने उसका आवश्यक प्रतिबंध पढ़ा है, ना कि उसका पर्याप्त प्रतिबंध। क्योंकि अगर हम कहें कोई फलन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यदि कोई फंक्शन अगर इस कंडीशन को, फंक्शन हमारा क्या होता है, एफ जेड बराबर में यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। अगर कोई फंक्शन है हमारा, क्या कह रहे हैं, अगर हमारा कोई फंक्शन है, फंक्शन इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो, यानी वो विश्लेषिक हो। हमने क्या पढ़ा बच्चों? कोशी-रीमान समीकरण का इसका कार्तीय रूप क्या होता है आपका? डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। तो यहां से अगर कोई फंक्शन आपका विश्लेषिक फलन है तो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है आपका? ये होता है। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो वह फलन आपका क्या होगा? आपका विश्लेषिक होगा। अगर ये विश्लेषिक है तो ये फलन आपकी क्या करेगी? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ये हमने उसकी क्या पढ़ी थी? आपकी आवश्यक प्रतिबंध पढ़ा। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिएगा, हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एफ जेड इज इक्वल टू रूट में मॉड एक्स वाई। आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ जेड इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई। तो आप इसका क्या क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे? प्रदर्शित करो कि एफ जेड इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई मूल बिंदु पर विश्लेषिक, मूल बिंदु पर क्या है आपका? मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, परंतु क्या कह रहा है आपसे? एफ जेड मॉड इज इक्वल टू रूट एक्स वाई मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, परंतु मूल बिंदु पर, परंतु सी आर इक्वेशन, आपकी कौन सी इक्वेशन? परंतु सी आर इक्वेशन मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है, परंतु सी आर इक्वेशन मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है आपसे? प्रूव दैट, प्रदर्शित कीजिए, एफ जेड इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, परंतु सी आर इक्वेशन को मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है। यानी सी आर इक्वेशन आपकी क्या होती है? मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है। तो देखिए बच्चों, इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर
हम क्या कर रहे हैं, देखिए एफ जेड इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई मूल बिंदु पर विश्लेषिक प्रूफ कर रहे हैं अभी हम, यानी आपकी कोशी रीमान इक्वेशन को प्रूफ कर रहे हैं हम। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सी आर इक्वेशन को प्रूफ करना चाह रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, सी आर इक्वेशन को कि मूल बिंदु पर क्या होती है, वो संतुष्ट होती है, हम इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास माना फलन, हमारा फलन क्या होता है, हमारा फलन होता है एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होता है हमारे पास। तो यहाँ से आपको गिवन क्या है, गिवन है हमें क्या गिवन है, आपको गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू क्या गिवन है, अंडर रूट मॉड एक्स वाई गिवन है। आपको गिवन क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई गिवन है। अब यहाँ से देखिएगा आप कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई का फलन है, इससे आप इसकी तुलना करेंगे। तो आप इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि वास्तविक भाग यानी यू एक्स कॉमा वाई, तो तुलना करने पर आपका यू एक्स कॉमा वाई क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट मॉड एक्स वाई, क्या आ रहा है रूट में मॉड एक्स वाई, तथा काल्पनिक भाग क्या है यहाँ पर, वी एक्स कॉमा वाई बराबर 0, क्योंकि आप कंपैरिजन करते हैं तो यू एक्स कॉमा वाई क्या आएगा, मॉड एक्स कॉमा वाई रूट में, और वी एक्स कॉमा वाई यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस के आयोटा 0 लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से आपका वी एक्स कॉमा वाई कितना आएगा, आपका 0। तो यहाँ से हमने क्या लिया, आपका यू एक्स कॉमा वाई ले लिया, यू एक्स कॉमा वाई क्या हो गया, रूट में मॉड एक्स वाई, वी एक्स कॉमा वाई क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई बराबर 0। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, आपको सी आर इक्वेशन को मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है, ये इसको चेक करना है। तो सी आर इक्वेशन जब मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है तो इसके लिए हमें क्या दिखाना है, आप कहेंगे एट ऑरिजन, मूल बिंदु पर एट ऑरिजन, आप ऑरिजन पे चेक कर रहे हैं कि ऑरिजन पर आपका विश्लेषक सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर आपको निकालना है डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको बच्चों, डेल यू ओवर डेल एक्स। तो यहाँ हम जब डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो हम किस फॉर्मूले को यूज़ लेंगे, देखिएगा बच्चों यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ ले रहे हैं आपका, यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ क्या लेंगे, आपका फॉर्मूला देखिएगा यहाँ से हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप बोलेंगे, आपने पढ़ा हुआ है 11th 12th में क्या पढ़ा हुआ है, एफ डैश। देखिएगा हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका हम क्या बोल रहे हैं, उसका कोई डेरिवेटिव है एफ ऑफ ए, एक्स इक्वल टू ए बिंदु पर कोई फलन आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स का हम क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए पर कोई डेरिवेटिव यानी उसका अवकलज क्या है, एफ डैश ए। और एफ डैश ए के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। देखिएगा बच्चों दोबारा से, हमारे पास कोई फंक्शन हमने क्या मान लिया, माना एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन की हम x इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, यानी x इक्वल टू ए कोई आपका बिंदु है, इस बिंदु पर आपका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये हमारा इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, आपका डेल यू ओवर डेल एक्स। तो यहाँ से जब हम डेल यू ओवर डेल एक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट। अब देखिए बच्चों x टेंस टू ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 0, क्योंकि हम किस पर निकालना चाह रहे हैं, मूल बिंदु पर, ऑरिजन पर, 0,0 पर। तो यहाँ से जब आप डेल यू ओवर डेल एक्स लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पर, यानी x के स्थान पर x रहेगा और a के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा हमने क्या लिखा है सूत्र में, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर f का काम क्या कर रहा है बच्चों, u, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर किसका है, u का। तो आप क्या लिखेंगे, u x कॉमा ब्रैकेट छोड़ दिया माइनस u, आपको देखिएगा एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, 0, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, x माइनस 0। दोबारा से सुनिएगा बच्चों, यहाँ हमने इस फॉर्मूले को यूज़ लिया है,
क्या दे रखा है आपको फॉर्मूला, कोई फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया एफ डैश ए एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर इसका डेरिवेटिव एफ डैश ए है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो यहाँ से बच्चों देखिएगा जब हम ये बोल रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आपका डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकालने के लिए बच्चों हमने क्या की लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या लिख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ पर एक स्थान पर हमने क्या लिया है, जीरो लिया है, यू एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर आपको फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया आपका यू एक्स कॉमा आपने माइनस के यू जीरो, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय यू एक्स माइनस जीरो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है एक्स माइनस जीरो लिखा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास किस किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, आपका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ से हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया यू एक्स कॉमा जीरो माइनस के यू जीरो कॉमा जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो। अब देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आपकी डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या आ रही है आपकी यहाँ से वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब यू एक्स कॉमा जीरो, यहाँ से आप यू एक्स कॉमा जीरो रखिए, एक्स के स्थान पर एक्स, वाई के स्थान पर जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा आपका जीरो माइनस और यू जीरो जीरो पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो यानी एक्स, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा आपका डेल यू ओवर डेल एक्स कितना आ जाएगा आपका जीरो। यहाँ से वैल्यू क्या आई डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू जीरो। इसी प्रकार हमने क्या निकाला बच्चा, डेल यू ओवर डेल वाई निकाला। क्या निकाल रहे हैं हम, डेल यू ओवर डेल वाई। तो यहाँ से जब आप डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट, अब देखिए y टेंस टू जीरो की लिमिट लगेगी आपकी, किसकी लगेगी, y टेंस टू जीरो की। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, आप देखिएगा दोबारा से u, फंक्शन आपका किसका है u का, तो यहाँ सिर्फ u, अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख रहे हैं y टेंस टू जीरो, लिमिट किसकी लगा रहे हैं y टेंस टू जीरो, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल यू ओवर डेल वाई। तो यहाँ से y टेंस टू जीरो लिखेंगे और यहाँ से आप क्या लिखेंगे u जी, आपका क्या लिखने में आएगा, y लिखने में आएगा। तो यहाँ से u y माइनस के u जीरो कॉमा जीरो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा y माइनस जीरो, क्योंकि x के स्थान पर हमें क्या लिखना है y, और यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ से आप जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपका u जीरो कॉमा वाई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो माइनस के जीरो बटे में y, यानी आपका डेल यू ओवर डेल वाई कितना आ रहा है बच्चों, जीरो। आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो आगे हमें क्या निकालना है, आपका डेल v ओवर डेल x निकालना है। क्या निकालना है हमें बच्चों, डेल v ओवर डेल x। तो यहाँ से जब हम डेल v ओवर डेल x निकालते हैं तो क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, v हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, v x कॉमा जीरो माइनस के v जीरो कॉमा जीरो डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, जीरो माइनस जीरो बटे में x बराबर जीरो, क्योंकि v x कॉमा जीरो के लिए फंक्शन में रखेंगे और फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड एक्स वाई का फंक्शन है, और v तो हमारा फंक्शन क्या है, जीरो का। तो यहाँ पर v x कॉमा जीरो के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, आपका डेल v ओवर डेल y। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट y टेंस टू जीरो v जीरो कॉमा वाई माइनस के v जीरो कॉमा जीरो डिवाइडेड बाय y माइनस जीरो, क्या आएगा आपका y माइनस के जीरो। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, y माइनस के जीरो बराबर में जीरो माइनस के जीरो बटे में y बराबर जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें देखने पर कि यह है मूल बिंदु पर क्या पता चल रहा है हमें, चूँकि आप क्या लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर में डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स, यानी आपकी ये क्या कर रही है, कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करती है। तो यहाँ से हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः दिया गया फलन,
अतः दिया गया फलन मूल बिंदु पर CR इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी आप क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन मूल बिंदु पर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, को संतुष्ट करती है। यानी आपकी CR इक्वेशन क्या हो रही है, मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है। तो देखिए बच्चों, आपका डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी 0 आ रही है, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है, और यहाँ से डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0, डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। तो ये क्या हुई, आपकी CR इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हमें देखने पर क्या पता चल रहा है कि चूंकि दी गई समीकरण आपकी क्या कर रही है, मूल बिंदु पर कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब देखिए बच्चों, हमें नेक्स्ट इसमें आगे क्या देखना है, आपको बताना है मूल बिंदु पर फलन विश्लेषिक है या नहीं। आपको क्या शो करना है कि चूंकि दिया गया फलन मूल बिंदु पर विश्लेषिक है या नहीं। देखिएगा, आपको मूल बिंदु पर विश्लेषिक प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हमें क्या प्रूफ करना है, आगे हमें सॉल्व करना है कि मूल बिंदु पर आपका फलन, मूल बिंदु पर फलन विश्लेषिक होता है या नहीं। आपका क्या कहना है, मूल बिंदु पर फलन क्या नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। आपको ये दिखाना है, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका मूल बिंदु पर फलन विश्लेषिक नहीं है। अब देखिए, विश्लेषिक नहीं है, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसका डेरिवेटिव चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, डेरिवेटिव, क्योंकि हमने विश्लेषिक फलन की परिभाषा में यही पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि विश्लेषिक फलन क्या होती है कि किसी प्रांत D में, किसी प्रांत D में प्रत्येक बिंदु पर आपका क्या होना चाहिए, वह अवकलनीय होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो प्रांत D होता है, डोमेन D, हमने पढ़ा हुआ भी है कि किसी प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर आपका क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो वह फलन आपका क्या कहलाता है, विश्लेषिक। एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, यदि उस बिंदु पर उसके प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर, उसके प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर, यानी आपका प्रतिवेश, हमने कोई बिंदु आपका बिंदु पर पढ़ी थी, ये किस पर पढ़ी थी, प्रांत पर। तो हम यहाँ पर क्या बोलें, किसी बिंदु Z0 पर, Z0 के परिवेश में, यानी उसके प्रतिवेश में, यानी उसके पड़ोसी बिंदुओं पर फलन क्या होना चाहिए, आपका विश्लेषिक हो, यानी उस बिंदुओं पर अवकलनीय हो। तो वह फलन क्या कहलाएगा, आपका विश्लेषिक कहलाएगा। देखिएगा आगे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपका मूल बिंदु पर विश्लेषिक है या नहीं। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या डेफिनेशन ली, हमने यहाँ पर आपको, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, f ऑफ f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस e। हमने फॉर्मूला भी किया था, यूज़ लिया था हमने मूल बिंदु पर, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ ले रहे हैं। नाउ क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें f डैश z निकालना है। क्या निकालना है, आपका f डैश z, और z किस बिंदु पर है, आपका मूल बिंदु पर, एट z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, f डैश 0 इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ जेड बराबर में हमें फंक्शन है रूट में मॉड एक्स वाई का। हमारे पास फंक्शन क्या है आपका, एफ जेड इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई का। तो यहाँ से हम एफ डैश जेड, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से लिमिट, अब देखिए लिमिट किसकी लगेगी, जेड टेंस टू जीरो की, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन किसका है, आपका जेड का फंक्शन है। तो यहाँ से हम किसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो की, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ जेड माइनस के एफ जीरो, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए। तो यहाँ से x के स्थान पर क्या लिखेंगे, z, और a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 0 बटे में z माइनस 0। तो यहाँ से हमारा f डैश जेड, एफ डैश जीरो क्या आ जाएगा, मूल बिंदु पर हम विश्लेषिक चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट z टेंस टू 0, एफ ऑफ z माइनस के एफ ऑफ 0 बटे में z। ये हम यहाँ से पुट करेंगे इधर। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, एफ जेड की वैल्यू पुट कीजिए। एफ जेड की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ पर जेड किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है। तो यहाँ से हम लिमिट किसकी यूज़ कर सकते हैं, एक्स टेंस टू जीरो की भी और वाई टेंस टू जीरो की। हम पहले भी बता चुके हैं
यहाँ से एफ जेड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स वाई माइनस एफ जीरो का मतलब कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि जेड किसका फंक्शन होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का। तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश जीरो क्या निकल के आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो मॉड एक्स वाई बटे में एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारा आ रहा है निकल के क्या आ रहा है, एफ डैश जीरो की लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड एक्स वाई प्लस आयोटा बटे में एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए बच्चों, हमें इसको आगे सॉल्व करना है, हमें इस चीज़ को चेक करनी है, ये लिमिट आपकी एग्जिट कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या कहा, यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि एफ डैश जीरो क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो रूट में मॉड एक्स वाई बटे में एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से मैं आपको पहले भी बता चुके हैं बच्चों, पिछले लेक्चरों में क्या बताया आपका कि ये डेरिवेटिव यानी आपका एफ डैश जीरो विद्यमान कब होगा, आप बोलेंगे सर विद्यमान जब होगा जबकि ये लिमिट क्या करे, एग्जिट करे। यानी लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, विद्यमान होनी चाहिए। लिमिट जब विद्यमान कब होगी, लिमिट जब विद्यमान होगी कि अब हमें यहाँ पर देखिएगा आपको कहाँ जाना है, ओरिजिन पर जाना है। आपको किसकी और लिमिट लगानी है, जेड टेंस टू जीरो की। तो जेड टेंस टू जीरो पर आपकी लिमिट लगा रहे हैं, तो जेड टेंस टू जीरो पर हमें पहुंचना है, यानी मूल बिंदु की ओर अग्रसर होना है। तो मूल बिंदु की ओर अग्रसर होने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं आपके बच्चों, अनंत रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते से जाओ तो यहाँ पर हमारे मान क्या आने चाहिए, आपके अगर मान समान आते हैं, अनंत रास्ते हैं आपके। कितने रास्ते हैं, अनंत रास्ते। यानी हम क्या कहें, अगर आपको जेड टेंस टू जीरो की तरफ बढ़ना है तो जेड टेंस टू जीरो की तरफ बढ़ने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, आपके अनंत रास्ते। इन अनंत रास्तों तक पहुंचने के लिए हमारे पास मार्ग कितने हैं, अनंत मार्ग हैं। इन मार्गों से मान क्या है, समान आए। इन मार्गों से मान क्या है, समान आए। मार्गों से मान समान आए तो हम उस स्थिति में क्या कहेंगे, आपका लिमिट क्या करेगी, एग्जिट करेगी। लिमिट अगर विद्यमान है तो एफ डैश जीरो आपका क्या होगा, विद्यमान होगा, यानी उसका डेरिवेटिव आपका क्या होगा, विद्यमान होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, आपको मैंने सुविधा के लिए बताया था, क्या बताया था कि हम क्या ले लेते हैं इसमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस। हमने जब आगे सॉल्व किया था तो हमने दो कंडीशन बनाई थी, एक्स टेंस टू जीरो की और वाई टेंस टू जीरो की। तो यहाँ पर दो केस बनाए थे। एक्स अगर क्या बोला था कि अगर z टेंस टू जीरो, जेड अक्ष, जेड क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर है, तो यहाँ पर हम क्या लेते थे, x टेंस टू जीरो पर यानी x टेंस टू जीरो की लिमिट पर y जीरो लेते थे, और y टेंस टू जीरो की लिमिट पर हम क्या लेते थे, x जीरो लेते थे। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि अब देखिएगा, यहाँ पर हम एक क्या ले रहे हैं, आपकी y बराबर mx रेखा ले रहे हैं। यहाँ पर हम इस दोनों का जनरलाइज फॉर्म ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आपका इन दोनों का जनरलाइज फॉर्म, यानी इसका व्यापक रूप ले रहे हैं। इनका व्यापक रूप कौन सी रेखा हो गई, y बराबर mx वाली। यानी अगर हम कहें z, आप क्या बोल रहे हैं कि z, यदि z, क्या लिख रहे हैं आप, यदि z y बराबर mx के अनुदिश, y बराबर mx के अनुदिश मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो, मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हर सवाल में अलग अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पर समझिएगा आपको क्या कह रहा है, यहाँ तक आपके बात क्लियर है ना। ये देखिएगा, आपको यहाँ पर दोबारा से समझिएगा, हमने ये फॉर्मूला यूज़ लिया, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखी, यहाँ पर ये वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। जेड के स्थान पर हमने मॉड एक्स वाई रखा, एक्स जेड के स्थान पर एक्स प्लस आयोटा वाई रखा। अब हम आगे क्या बोल रहे हैं कि आपका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव कब विद्यमान होगा, यानी एफ डैश जीरो कब हो, एग्जिट करेगा, जबकि लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए। लिमिट कब विद्यमान होगी, जबकि आप किसी भी रास्ते से जाएं, आप किसी भी रास्ते से जाएं और उन रास्तों पर मान क्या आना चाहिए, आप किसी भी रास्ते से जाएं तो मान क्या है, समान आए। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिट करेगी, लिमिट विद्यमान होगी। और लिमिट अगर विद्यमान है
तो उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो यहाँ से हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लेके थे, तो दो केस बना के हम सवालों को सॉल्व करते थे। लेकिन हमने यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म ले ली। उसकी जनरलाइज फॉर्म क्या हो गई, y बराबर एम एक्स कोई रेखा। हमने y बराबर एम एक्स रेखा क्यों ली, देखिएगा m का मतलब क्या होता है बच्चों, m बराबर टेन थीटा। आप प्रवणता पढ़ते हैं, ये एंगल कितना हो गया आपका थीटा। यहाँ से हमारा देखिएगा इसमें आपकी x एक्सिस भी आ गई, y एक्सिस भी आ गई, सारे रास्ते आ गए। यानी y बराबर एम एक्स ऐसी रेखा है जिसके अंतर्गत हमारे सारे पथ आ गए। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, m का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा। हम प्रवणता पढ़ते हुए आए हैं। अगर आप थीटा का मान चेंज करोगे, अगर थीटा बराबर आप 0 रखते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, x एक्सिस। अगर आप थीटा बराबर 10 डिग्री रखते हो तो ये आ गया, 20 रखते हो तो ये आ गया, 30 रखते हो तो ये आ जाएगा, 45 रखते हो तो ये मान आएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये मान आते चले जाएंगे। 90 रखोगे तो कितना आएगा, वाई एक्सिस आएगा। अगर आप आगे बढ़ते हो 90 से मान आगे बढ़ाते हो तो ये मान आएंगे आपके। तो यहाँ से हमारे पास देखिएगा क्या मान आ रहे हैं आपके, अलग अलग रास्ते आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको एक व्यापक रूप ले लिया। क्या ले लिया, व्यापक रूप। y बराबर एम एक्स एक व्यापक रेखा ले ली, और ये रेखा हमने क्या कह दी कि मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो। समझ में आया बच्चों, देखिएगा दोबारा से। हमने क्या लिया, रेखा y बराबर एम एक्स क्यों ली है, क्योंकि अगर m का मतलब क्या होता है यहाँ पर थीटा, यानी m किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो थीटा अगर चेंज होता है उस कंडीशन में रास्ते भी आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और अलग अलग रास्तों पर हम उनकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म हमने क्या ले ली, y बराबर एम एक्स ले ली। यहाँ पर हमने x और y इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको यहाँ पर हमने उसका जनरलाइज फॉर्म क्या ले ली, y बराबर एम एक्स, क्योंकि m का मतलब हो गया टेन थीटा। थीटा के स्थान पर अगर आप 0 रखते हो तो x एक्सिस आ जाती है, थीटा के स्थान पर अगर आप 90 रखते हो तो y एक्सिस, और थीटा के मान अगर आप 90 से अधिक रखते हो तो आपके आगे के रास्ते आते चले जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, y बराबर एम एक्स के अनुदिश आप ले रहे हैं पथ। तो y बराबर एम एक्स के अनुदिश आप जब पथ लेते हैं तो यहाँ पर हमारा y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, एम एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, y के स्थान पर अब हम क्या रख रहे हैं, एम एक्स रख रहे हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। आप क्या रखेंगे, अंडर रूट में x, और y के स्थान पर आप क्या रखना है, एम एक्स रखना है, और रूट में x प्लस आयोटा एम एक्स। ये हमने वैल्यू को पुट किया यहाँ पर। जब आप सॉल्व करते हैं आगे, तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0। आपका यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, रूट से बाहर आएगा, x होगा, x से x कट जाएगा तो ऊपर वैल्यू क्या बचेगी, मॉड m बटे में 1 प्लस आयोटा m। क्या आ रहा है आपका, एफ डैश 0 निकल के क्या आ रहा है, लिमिट z टेंस टू 0 रूट में मॉड m बटे में 1 प्लस आयोटा m। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी m पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, m पर। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर कोई फलन आपका विश्लेषिक होगा, फलन आपका क्या होगा, विश्लेषिक होगा। विश्लेषिक होने के लिए उसके क्या होना चाहिए, बिंदु पर, किसी बिंदु पर आपका विश्लेषिक होना चाहिए। अभी हमने पहले बता चुके हैं, क्या बताया था, फलन का अगर आपका विश्लेषिक है तो आप उसकी किस पर चेक कर रहे हैं, मूल बिंदु पर विश्लेषिक चेक कर रहे हैं। किस पर चेक कर रहे हैं, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर विश्लेषिक हो जाता है अगर फलन, तो हम उसके क्या करेंगे, उसके पड़ोसी बिंदुओं पर चेक करेंगे। क्या करेंगे, उसके पड़ोसी बिंदुओं पर हम चेक करेंगे। उसके पड़ोसी बिंदु पर आपका फलन जब विश्लेषिक होगा तो हम क्या कह देंगे, वो फलन आपका क्या है, विश्लेषिक है। तो यहाँ से जब हम क्या करें कि उस प्रांत के बिंदु, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर आपका क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले मूल बिंदु पर अवकलनीयता की जांच की। सवाल में हमने सबसे पहले आपका, जब हमने डेल यू एफ डैश 0 निकाला तो एफ डैश 0 मूल बिंदु पर हम विश्लेषिक चेक कर रहे हैं। मूल बिंदु पर विश्लेषिक चेक करने के लिए हमने क्या किया, मूल बिंदु पर अवकलनीयता जाँच की। और मूल बिंदु पर अवकलनीयता जांच करने के लिए हमने देखा कि मान क्या आ रहा है, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 रूट में मॉड m बटे में 1 प्लस आयोटा m।
अगर ये मूल बिंदु पर अगर आपका विश्लेषिक हो जाता है फलन, अगर आपका फलन मूल बिंदु पर क्या हो जाए, विश्लेषिक हो जाए, तो उस स्थिति में हम उसके दूसरे बिंदु यानी उसके पड़ोसी बिंदु पर अवकलनीयता जांच करेंगे। लेकिन पहले हम चेक करते हैं क्या चेक कर रहे हैं कि फलन आपका मूल बिंदु पर विश्लेषिक है या नहीं। अब यहाँ पर हम जब मूल बिंदु पर विश्लेषिक जांच कर रहे हैं तो मूल बिंदु पर विश्लेषिक जांच करने के लिए उसका जो डेरिवेटिव निकल के आया वो क्या आ रहा है, लिमिट z टेंड्स टू 0 मॉड m बटे में 1 प्लस आयोटा m। तो यहाँ से हमें क्या देखने पे पता चल रहा है कि जो उसका डेरिवेटिव है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर डिपेंड कर रहा है, यानी लिमिट यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रही है, m पर। तो यहाँ पर हमने अभी ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ था आपका y बराबर mx रेखा थी और m बराबर क्या था यहाँ पर tan थीटा। तो मैंने आपको बता चुका हूँ बच्चों, लिमिट एग्जिट कब करेगी, लिमिट एग्जिट जब करेगी जब किसी भी रास्ते से हम जाएं, हम किसी भी रास्ते से अगर हम जाएं तो उस रास्ते से जाने पर मान क्या आना चाहिए, एक समान आना चाहिए, तो इक्वल आना चाहिए। तो उस स्थिति में आपका लिमिट क्या करेगी, एग्जिट करेगी, उस स्थिति में आपका डेरिवेटिव विद्यमान होगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, आपका f डैश 0 यानी लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, m पर, और m किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका थीटा पर। तो यहाँ से हमें क्या देखने पे पता चल रहा है कि अगर हम थीटा चेंज करते हैं, आप क्या बोलेंगे, लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, m पर, m किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। थीटा अगर हम बदलते हैं तो उसके पथ में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी आपके उसके पथ में क्या होंगे, परिवर्तन, और परिवर्तन होगा तो लिमिट आपकी क्या नहीं करेगी, विद्यमान नहीं होगी। यानी थीटा चेंज होने पर उसके मानों में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। थीटा चेंज होने पर उसके मानों में क्या आएगा, परिवर्तन। यानी हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर थीटा चेंज, अगर आपका पथ चेंज यानी थीटा, थीटा क्या हो गया, एक पथ हो गया, यानी आप अगर एंगल 45 ले रहे हैं तो m का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1 बटे में 1 प्लस आयोटा आएगा। अगर हम थीटा बराबर 0 लेते हैं तो 0 लेने पर यानी आपका tan 0 का मान 0 हो जाएगा। तो 0 बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा 0, यानी आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगी, वैल्यू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पता चल रहा है, अगर हम थीटा चेंज कर रहे हैं, थीटा चेंज कर रहे हैं तो थीटा चेंज करने पर आपका m की वैल्यू चेंज होती है, m चेंज होने पर आपकी क्या हो रही है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिट नहीं कर रही है, यानी आपका लिमिट का मान समान नहीं आ रहा है। यानी आप किसी भी रास्ते से जा रहे हैं और उन रास्तों पर आपका मान समान नहीं आता है तो उस स्थिति में लिमिट क्या नहीं होगी, विद्यमान नहीं होगी, और विद्यमान नहीं होगी तो f डैश 0 आपका अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि f z इज इक्वल टू 0 पर विश्लेषिक नहीं है। अतः आप क्या बोलेंगे, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पड़ोसी बिंदु पर यानी उसके नेबरहुड पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो विश्लेषिक नहीं है तो उसके पड़ोसी बिंदु पर आपको जांच करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः एफ जेड क्या लिख सकते हैं, यह सीमा m पर निर्भर करती है, और m किस पर निर्भर करता है, थीटा पर। m किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका यहाँ पर क्या कहेंगे, सीमा m पर निर्भर करती है, और m किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका थीटा पर। थीटा चेंज हो रहा है तो उस स्थिति में आपका पथ चेंज हो रहा है, पथ के रास्ते अलग अलग आ रहे हैं, यानी पथ के मान अलग अलग हैं, उन पथों पर मान अलग अलग हैं, तो उस स्थिति में लिमिट के मान भी क्या होंगे, अलग अलग, और लिमिट आपके अलग अलग है तो उस स्थिति में आपकी f डैश 0 क्या नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। अतः आप क्या लिख देंगे, अतः f डैश 0 अद्वितीय रूप में विद्यमान नहीं है, यूनिक नहीं है, क्योंकि यूनिक होने के लिए एक समान मान आना चाहिए सभी रास्तों से। लेकिन यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू को रख के आप देख सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो 90 पर आपका मान कितना आ जाएगा, अनंत। तो यहाँ पर 0 रखा, 0 रखने पर आपकी 0 बटे में 1 प्लस 0 यानी 0 आ रहा था। 45 रखते हैं तो 1 बटे में 1 प्लस आयोटा आ रहा था। तो यहाँ पर वैल्यू सब पे चेंज हो रही थी, थीटा की वैल्यू बदलते हैं तो m परिवर्तन होता है, m परिवर्तन होता है तो लिमिट बदलती है, और लिमिट चेंज हो रही है तो उस स्थिति में f डैश 0 क्या नहीं है, आपका अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है। अगर f डैश 0 अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः एफ जेड इज इक्वल टू 0 पर विश्लेषिक नहीं है। आपको सबसे सीधा प्रोसेस है, इस तरीके से आपको करना है।
कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, आपको बिल्कुल इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिएगा, दोबारा से सुनिएगा, हमने क्या किया, पहले CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया मूल बिंदु पर, और मूल बिंदु पर आपका फलन क्या आया था, CR इक्वेशन को, कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था। अब हमें दिखाना था कि फलन आपका मूल बिंदु पर विश्लेषिक है या नहीं। तो मूल बिंदु पर विश्लेषिक है या नहीं, इसके लिए हमने क्या लिया, आपका उसका डेरिवेटिव लिया, यानी उसका मूल बिंदु पर अवकलनीयता जांच कर रहे हैं। अगर मूल बिंदु पर अवकलनीयता सेटिस्फाई होती तो हम उसके नेबरहुड पर चेक करते, हम उसके क्या करते, नेबरहुड, उसके प्रतिवेश पर चेक करते। तो अगर उस प्रतिवेश पर भी अगर आपका प्रांत में अवकलनीय आता तो हम क्या बोलते, आप उस पर भी आपका फलन विश्लेषिक होगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा, आपने क्या किया, मूल बिंदु पर चेक किया, मूल बिंदु पर चेक कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपने मान रखा फलन में f'0 में। अब यहाँ पर हमें f'0 में लिमिट z टेंस टू 0 रूट में mod m बटे m 1 प्लस आयोटा m आया सॉल्व करने पर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने यहाँ पर व्यापक रूप लिया था। व्यापक रूप क्यों लिया, क्योंकि थीटा बराबर y बराबर mx हमने यहाँ पर क्यों यूज़ लिया बच्चों, क्योंकि y बराबर mx यूज़ लेना हमें सरल पड़ेगा व्यापक रूप, क्योंकि इस रास्ते से व्यापक रूप लेने पर, y बराबर mx लेने पर हमारे सारे रास्ते कवर हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एक्सिस, माइनस y एक्सिस, यानी सारे रास्तों पर हम पहुंच सकते हैं। यानी थीटा अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारा x एक्सिस आ जाएगा, थीटा बराबर 0 पर, थीटा बराबर 90 पर y एक्सिस आ जाएगा। तो इसलिए हमने जनरलाइज फॉर्म लिया y बराबर mx। यहाँ से वैल्यूज़ को पुट किया, तो वैल्यूज़ को पुट करने पर लिमिट एग्जिट कब करेगी, हम पहले भी बता चुके हैं, लिमिट एग्जिट जब करेगी जब किसी भी रास्ते से अगर हम जाएं और सभी रास्तों से मान क्या आए, आपके अद्वितीय आए, तो उस स्थिति में आपकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिट करेगी। लेकिन यहाँ पर हमें देखने पे पता क्या चल रहा है कि जो लिमिट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, m पर, और m किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। थीटा अगर हम चेंज करते हैं तो उस स्थिति में आपके क्या आएंगे, विभिन्न विभिन्न रास्ते आएंगे, और विभिन्न विभिन्न रास्तों पर उसके मान क्या आ रहे हैं, विभिन्न पथों पर उनके मान क्या आ रहे हैं, अलग अलग। और इन अलग अलग मानों के कारण हमारा क्या चेंज हो रहा है, लिमिट का मान है द्वितीय रूप से विद्यमान हो रहा है। और इस स्थिति में हमारा f'0 क्या नहीं होगा, आपका f'0 z = 0 पर विश्लेषिक नहीं होगा।